अच्छा बेटा 3.1 डेली एक सेक्शन कर लेते हैं। नेटवर्क हार्डवेयर वाला छोटा सा सेक्शन है, वो हो जाएगा साथ ही। तो वो तो किसी भी दिन एक्स्ट्रा क्लास हम थोड़ा सा टाइम रख के वो कर लेंगे। 3.2 जो है वो बहुत लेंथी है, वो तो उसके पास ऊपर क्वेश्चन ही कर लेना फिलहाल। और उसकी डिटेल आप कैम्ब्रिज के पेपर में बेशक देख लेना। और उस पे ज़्यादा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, वो ए लेवल्स में भी है, और ए लेवल में टीचर छुड़वा देते हैं कि ये तुमने ओ लेवल में पढ़ा था, सेम डिट्टो कॉपी वर्ड टू वर्ड सेम है ए लेवल्स में और इसमें। तो वहां पे फिर वो टीचर छुड़वा देते हैं कि भी वो लेवल पढ़ के आए हो तो आप दोबारा मैं नहीं करवा रहा। तो इसलिए वो उसको पढ़ना जरूर है। लेकिन ये है कि वो लेंथी बहुत है, उसमें से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे से, वो हो जाते हैं। तो पास पेपर्स क्वेश्चंस ही करेंगे तो हमारे सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। तो वो हम उसमें वो वहां से देख लेंगे। जो नए टॉपिक उसमें इंक्लूड हुए हैं वो मैं आप लोगों को डिटेल से करा दूंगा। अच्छा अभी 3.1 देख लें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें से ये जो काम की चीजें, वो ये स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। अर्ली कंप्यूटर वर फेड डेटा व्हाइल द मशीन्स वर एक्चुअली रनिंग। अच्छा पहले होता ये था, ये पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। होता ये था, पहले हमारे जो कंप्यूटर थे वो जब कंप्यूटर ऑन करते थे उस वक्त प्रोग्राम रन करते थे, और वो रिजल्ट देता था और बस खत्म। वो प्रोग्राम कहीं पे स्टोर नहीं होता था। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती थी कि आप ह्यूमन इंटरवेंशन जो है उसके बगैर, मतलब बंदे को बैठना पड़ता था, वो साथ साथ उसको ऑपरेट करेगा, एक एक इंस्ट्रक्शन देगा, सारा कुछ करेगा। प्रोग्राम कहीं पे स्टोर नहीं होता था, रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं होता था। उस वजह से प्रॉब्लम ये होती थी। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक काम करना है, लेट्स सपोज मैंने अपनी पे रोल अपनी कंपनी की निकालनी, तो मैं पे रोल का प्रोग्राम चलाऊंगा। पे रोल मेरी निकल आएगी, अगले दिन मुझे अगर दोबारा पे रोल निकालनी है तो मुझे दोबारा से प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। मतलब दोबारा से एक एक इंस्ट्रक्शन लिख के देनी पड़ेगी। तो वॉन न्यूमैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था विच इज कॉल्ड स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। उसने कहा था कि आप प्रोग्राम को स्टोर करें। और वो पूरा उसने ये आर्किटेक्चर दिया था, दैट इज कॉल्ड अ स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, और उसी को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं। उसने पूरा एक आर्किटेक्चर बताया था कि इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से मूव करेंगे। सो ये पैराग्राफ है, इसमें स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। ठीक है। तो उसके लिए ये यहाँ तक बहुत है, ये यहाँ तक बहुत है इसमें। ठीक है। In mid 1940s, John Newman developed the concept of stored program concept। और उसका मतलब ये है कि stored program concept means that program must be stored in memory before execution। तो बस इतना सही है, ये एक या दो नंबर का क्वेश्चन 2 दफा आएगा, तो इसको बस इग्नोर नहीं करना, ये stored program concept को जरा देख लेना। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स हमारे ये चार हैं, इसका भी क्वेश्चन आता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का भी पास पेपर देख लेंगे। उसने ये सीपीयू का कॉन्सेप्ट दिया था कि एक प्रोसेसर हो जो सारी चीजों को कंट्रोल करे। सीपीयू वाज एबल टू एक्सेस द मेमोरी डायरेक्टली। वो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करे। मेमोरी मींस रैम और रजिस्टर्स, मतलब हार्ड डिस्क तक कोई एक्सेस की जरूरत नहीं है। लेकिन मेमोरी एक उसने का कॉन्सेप्ट उसने दिया था कि उसको डायरेक्ट एक्सेस वहां तक सीपीयू को होना चाहिए, ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन हमारी काम हो, हमें बार बार ना कुछ करना पड़े, सीपीयू खुद ही सारा काम करता रहे। एंड देन कंप्यूटर मेमोरीज कुड बी स्टोर प्रोग्राम्स एज वेल एज डेटा। और जो मेमोरीज हैं जैसे हमारी रैम है, बेटा मेमोरी की टर्म में सिर्फ रैम और रोम यूज होती है। इसमें हार्ड डिस्क, एसएसडी, मेमोरी कार्ड, ये बाकी चीजें नहीं आती। तो ये मेमोरी जहां पे भी लिखा हुआ है उसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि ये रैम या रोम ही है। सो कंप्यूटर मेमोरीज कुड स्टोर प्रोग्राम्स एज वेल एज डेटा। वो प्रोग्राम भी स्टोर करे, डेटा भी स्टोर करे। एंड स्टोर प्रोग्राम्स वर एबल टू वर मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कुड बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। और ये है कि सीक्वेंस में एक एक इंस्ट्रक्शन चलती रहे तो पूरा प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की हुई है, हम उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट की एक इंस्ट्रक्शन दी, उसके बाद आपने उसको ए इज इक्वल टू 4 कर दिया, फिर आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, वो आप एक एक इंस्ट्रक्शन देते हो। उसके बाद वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वन बाय वन वो सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में करता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वॉन न्यूमैन ने दिया था, इसको हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं। ये इसके फीचर्स हैं, ये इसकी डायग्राम है, ये कुछ रजिस्टर्स हैं, सीपीयू क्लॉक, ये सारी चीजें आगे आ जाएंगी। डायग्राम एंड में हम करेंगे, अभी आपको सर समझ ये नहीं आए। सर ये डायग्राम याद करना। और डायग्राम ड्रॉ करने को कभी भी नहीं आई वैसे। लेकिन इसका ये होता है ना कि डायग्राम अगर आपको समझ आए ना, आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पूरा समझ आ जाता है। बस इसलिए मैं ये डायग्राम थोड़ी सी कराता हूँ, याद नहीं करनी।
ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा बेटा, ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें मैंने कोशिश की है कि सिर्फ उतना ही पॉइंट्स लिखूं जो आपने याद करने हैं। ठीक है, सीपीयू का पता है सबको जी सर। क्या होता है? और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और सारी मतलब जो कमांड्स होती हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वहाँ जाके प्रोसेस होती हैं। अच्छा, उस डब्बे को सीपीयू नहीं कहना? अच्छा, जी जी, वो चिप चिप टाइप हाँ होती है। चिप होती है, ठीक है। जो चिप होती है आपकी, बेसिकली वही आपका सीपीयू होता है। सीपीयू के आप लोगों ने इसमें फंक्शंस देखने हैं कि फंक्शंस कौन कौन से हैं। सीपीयू ऑल्सो नोन एज माइक्रोप्रोसेसर, प्रोसेसर इज सेंट्रल टू ऑल मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। ये इसके दो तीन पॉइंट्स हैं। ऑफन इंस्टॉल्ड ऑन एन आईसी और अ सिंगल माइक्रोचिप, और रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन डेटा इन कंप्यूटर्स। ठीक है, ये अगर उसकी डेफिनेशन वगैरह आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये दो तीन पॉइंट्स उसके लिए। और उसे कंपोनेंट्स के नाम याद रखने हैं, सम टाइम वो सिर्फ नाम पूछ लेते हैं आपसे इसके। ठीक है, सीपीयू के तीन कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। ठीक है, ठीक है सर। ये नाम याद रखना। तीन 3 मार्क्स से ये क्वेश्चन आया हुआ सिर्फ नाम लिखने का, कि नेम 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो उसमें ये आपने तीन नाम, सीयू, एएलयू और रजिस्टर्स, ये तीन इसमें आपने लिखने। इसके सही अलावा है। ये जितने से कंपोनेंट्स हैं, 4 मार्क्स ईच, सबका क्वेश्चन आया। मैंने चार चार पॉइंट्स ही लिखे हैं, सीयू के मैंने 5 6 लिख दिए हैं, ताकि अगर कोई ना याद रहे तो आप उसमें उसमें कर लो। दूसरा ये है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अच्छा सीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। एएलयू होता है प्रोसेसर, सारा काम माइक्रो प्रोसेसर का जो होता है सीपीयू का, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट सिर्फ सुपरवाइजर होता है, वो सिर्फ सुपरवाइज करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्कूल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल का काम क्लासेस लेना नहीं है, उसका काम सुपरवाइज करना है, सिर्फ देखना है कि सारा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इन लेके आए हैं साथ में? पता नहीं, वो काफी कुछ लाए हैं, मैंने देखा नहीं। बेटा माइक म्यूट कर दें जो भी बोल रहा। अच्छा, और कंट्रोल यूनिट का काम सुपरवाइज करना होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर सुपरविजन नहीं होगी तो काम कोई भी नहीं करेगा। जैसे अगर प्रिंसिपल ना हो, कोऑर्डिनेटर ना हो, तो हम टीचर्स भी डंडी मार जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसीलिए इसी तरीके से एक प्रोसेसर पार्ट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, और रजिस्टर्स होता है मेमोरी, जो कि आपकी टेम्पररी डेटा स्टोर करेगा। तो ये इसके 3 पार्ट यूनिट्स हैं। अभी वन बाय वन जरा डिटेल देख लो। 4 पॉइंट्स हैं ये याद करने। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अगर आपको अर्थमेटिक का और लॉजिक का मतलब पता है तो आपके 3 पॉइंट्स तो वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रोसेसर पार्ट है। दूसरा, अर्थमेटिक से पता चलता है कि ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, जो मैथ्स में हम यूज करते हैं। और लॉजिकल, जो आपने लॉजिक गेट्स पढ़े थे, एंड और नॉट, लॉजिकल ऑपरेशंस भी यही परफॉर्म करता है। इसके अलावा इसका जो काम है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, are carried out by sequence of addition, subtraction and left or right logical shift operations. बाइनरी शिफ्ट पढ़ा था चैप्टर 1 में। जी सर। अच्छा, बाइनरी शिफ्ट में बेसिकली यही होता है कि आप जब राइट शिफ्ट करते हो तो वो उसको डिवाइड कर देता है, और जब लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो मल्टीप्लाई कर देता है। तो जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है वो भी आपकी एडिशन से हो सकती है, या फिर आपके बाइनरी शिफ्ट से हो सकती है। तो ये सीपीयू का काम एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता वो, उसको शिफ्टिंग के साथ ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। और ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर का नाम है। ये रजिस्टर हमने पढ़े थे, हम आगे दोबारा पढ़ लेंगे इसको भी। जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, वो जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उनके रिजल्ट, वो एक रजिस्टर रिजर्व होता है, वो इस एक्यूमुलेटर्स को हम कहते हैं। उस रजिस्टर के अंदर वो उस रिजल्ट को स्टोर कर देगा। बेटा 4 पॉइंट्स क्लियर हैं, तो आगे चलते हैं। इसमें कोई लंबी साइंस नहीं है, बस याद करने वाले पॉइंट्स। ठीक है सर। उसके बाद कंट्रोल यूनिट आ गया। रीड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, मेमोरी से ये एक इंस्ट्रक्शन लेके आता है। ठीक है, एन इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ, इट मींस ओनली वन इंस्ट्रक्शन। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है,
इंटरप्रेट मीन्स उसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन किस टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन तो कुछ भी हो सकती है। आप फाइल प्रिंट करने को कह सकते हो, आप उसको कोई फॉर एग्जांपल आप उसको कह सकते हो कि आपने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, तो इंस्ट्रक्शन किसी भी टाइप की हो सकती है। तो सीपीयू उसको इंटरप्रेट करता है कि वो किस टाइप की इंस्ट्रक्शन। उसके बाद सीपीयू सेंड इंस्ट्रक्शन टू द रेलिवेंट यूनिट थ्रू कंट्रोल बस। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन रेलिवेंट यूनिट मींस कि अगर आपने प्लस माइनस की इंस्ट्रक्शन दी है एएलयू को भेज देगा, अगर प्रिंटिंग ही दी है प्रिंटर को भेज देगा, अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल यूजर से कोई कमांड लेनी है तो कीबोर्ड को भेज देगा। तो इस तरीके से वो आपकी वो रेलिवेंट यूनिट को डेटा सेंड कर देता है। सेंड थ्रू कंट्रोल बस करता है। ठीक है, कंट्रोल बस वो आगे बसेस हम आगे पढ़ लेंगे। कंट्रोल बस होती है जो इंस्ट्रक्शंस कैरी करके लेके जाती है। अच्छा बेटा, ये तीन पॉइंट्स तो इसके इंपॉर्टेंट है। आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, इट इज सुपरवाइजर पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो आपके 4 पॉइंट्स बन जाते हैं। ये पहले 3 पॉइंट कंपलसरी हैं, बाकी में से कोई एक लिख देना तो अगर 4 मार्क्स का होता है। इट इंश्योर्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा फ्लो एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थ्रू द सिस्टम क्लॉक। दूसरा वो ये देखता है कि सारी चीजें सिंक्रोनाइज रहे, मतलब टाइम टू टाइम होती रहे, कोई इंस्ट्रक्शन आपकी डिले ना हो, कोई लूप में ना फंस जाए, कोई कुछ ना हो जाए। तो उसके लिए वो सिस्टम क्लॉक यूज करता है। ये घड़ी वाली क्लॉक नहीं है, ये दूसरी क्लॉक है, इसकी आगे हम डिटेल देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद होल्ड्स ऑल द डेटा एंड प्रोग्राम्स नीड टू बी एक्सेस बाय द सीपीयू। रैम में सारा आपका प्रोग्राम लोड होता है। रैम को हम आईएएस भी कहते हैं। ये बेटा कुछ टर्म पास पेपर क्वेश्चंस में आएगी आईएएस की। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि आईएएस कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ये रैम के लिए ही टर्म यूज होती है। और उसके बाद द सीपीयू टेक्स डेटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम बैकिंग स्टोरेज टू रैम। और सीपीयू ये है कि हार्ड डिस्क से पहले रैम में लेके जाता है और वहां से फिर वापस एक्सेस करता है, क्योंकि हार्ड डिस्क से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप पहले उसको रैम में लेके जाते हो, उसके बाद जो है वो सीपीयू उसको एक्सेस करता है। बट यहाँ तक क्लियर है? इसके पहले 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी बस पढ़ सर लेना। ये सर ये आखिरी वाला पॉइंट फिर रिपीट कर दें। सीपीयू टेक्स डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम बैकिंग स्टोर। बैकिंग स्टोर बेटा कहते हैं हार्ड डिस्क, जैसे हमारी हार्ड कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है, एसएसडी लगी होती है, या जैसे मोबाइल में आपका मेमोरी कार्ड लगा होता है। तो ये जो डिवाइसेस बैकिंग स्टोरेज वाली होती है ना, इनको सीपीयू डायरेक्टली डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। सीपीयू सिर्फ एक्सेस कर सकता है रैम या रोम में, तो जिसको हम मेमोरी कहते हैं। तो इसलिए सीपीयू पहले वहां से डेटा लेके आता है बैक। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जैसे मैंने फाइल ओपन की हुई है, ये मेरी हार्ड डिस्क में स्टोर हुई है ना, तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये इस फाइल को पहले रैम के अंदर लेके जाएगा, उसके बाद वो ये फाइल ओपन होगी। इसीलिए आप फाइल जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। दूसरी बार मैं यही फाइल ओपन करूंगा तो जल्दी ओपन हो जाएगी, क्योंकि रैम में पहले से पड़ी हुई होगी। तो पहले रैम में लेके जाता है ठीक बैकिंग स्टोरेज से, ताकि बाद में उसको एक्सेस कर सके। ठीक है सर। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्स। अच्छा बेटा, रजिस्टर्स के लिए एक तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। सम टाइम डेफिनेशन तो आपने सारी करनी है इसमें। स्मॉल टेम्पररी स्टोरेज एरिया इनसाइड द सीपीयू। अच्छा बेटा, कुछ स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे डेफिनेशन खत्म कर देते हैं, स्मॉल टेम्पररी स्टोरेज एरिया पे इनसाइड द सीपीयू नहीं लिखेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्मॉल टेम्पररी स्टोरेज एरिया बहुत से हैं। उसमें कैश मेमोरी भी आ जाती है, उसमें आपका रैम भी इवन आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर टेम्पररी स्टोरेज एरिया रजिस्टर्स ही हैं। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इट होल्ड्स द करंट डेटा इंस्ट्रक्शन नीडेड बाय द सीपीयू। अब सीपीयू को जो एक वक्त में सीपीयू एक वक्त में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। ठीक है, एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, बाकी उसकी स्पीड इतनी होती है कि हमें लगता है कि बहुत ज्यादा, कि बहुत तेज इन सारे प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है, लेकिन एक वक्त में एक पे ही काम करता है। तो उस इंस्ट्रक्शन के का जो भी डेटा रिक्वायर्ड रेलिवेंट डेटा होगा, वो सारा का सारा वो रजिस्टर्स में उठा के रखता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, और साथ उसका फंक्शन भी हो जाएगा। आगे इसकी टाइप्स देख लें। ये टेबल याद कर लेना, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है। रजिस्टर की टाइप्स और उसका फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एब्रीविएशन जो यूज होती हैं, अब आप एब्रीविएशन भी लिख सकते हैं, फुल नेम लिखने की जरूरत, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला आपके पास है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दिस रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। जैसे मैंने पहले बताया, सीपीयू एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, तो जिस इंस्ट्रक्शन पे वो काम कर रहा होगा वो सीआईआर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, बेटा सीआईआर क्लियर है?
जी एक्यूमुलेटर पहले भी मैं वो हमने सर ये अर्थमेटिक CIR पे रिपीट करते हैं वो सर। एक दो दो तीन हो ना तो वो पट्टी बेटा लगा जो देते हैं। करंट इंस्ट्रक्शन होगी, करंट इंस्ट्रक्शन मींस जो एक इंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर काम करेगा, मैंने पहले बताया था सीपीयू एक वक्त में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। तो जो एक इंस्ट्रक्शन आपकी उसमें स्टोर होगी, दैट विल बी स्टोर्ड इन CIR। ठीक है ठीक। सर। जड़ी ठीक जब ठीक जब ठीक। ये एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर दूसरी इसमें आ जाएगी, दूसरी होगी फिर तीसरी इसमें आ जाएगी, लेकिन एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने जिस इंस्ट्रक्शन पे काम करना है वो इसके अंदर स्टोर होगा। सेकंड वन इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर ने वो पहले ALU में भी इसका नाम पढ़ा था। इट स्टोर द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन। जो भी आपकी कैलकुलेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं ALU से प्लस माइनस के, वो सारे के सारे आपके एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होते हैं। थर्ड वन इज MAR। इसके नाम से आइडिया हो जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अरे बेटा सिर्फ एब्रीविएशंस पे नहीं जाना, फुल ये याद करना, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। जैसे करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से नाम से आइडिया हो जाता है कि ये आपकी सिर्फ करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगी। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मींस कि ये उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रेस होता है, कंटेंट्स होते हैं। तो जो एड्रेस होता है, दिस रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन करंटली बीइंग रेड फ्रॉम और रिटर्न टू। जो भी आपने फाइल ओपन करनी है, वो फाइल रैम के अंदर किस जगह पे पड़ी हुई है, ये उस जगह का नाम, ये उस एड्रेस का नाम यहाँ पे आपका MAR में स्टोर होता है। और उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो आपके MDR में, मेमोरी डेटा रजिस्टर में स्टोर होते हैं। तो रजिस्टर स्टोर डेटा विच हैज बीन रेड फ्रॉम द मेमोरी और डेटा विच इज अबाउट टू बी रिटर्न टू द मेमोरी। ठीक है, या जो आपने राइट करना है या जो रीड करना है, वो डेटा आपका MDR में स्टोर होता है। बड़े ये क्लियर है, ये दो क्लियर है। जी सर। ओके, लास्ट वन इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर कल तो वैसे ही shows the address of next instruction to be read। मतलब CIR में करंट इंस्ट्रक्शन होती है और ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन होती है और इसमें एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है। तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पहले से स्टोर करके रख लेते हैं ताकि मतलब हम ज्यादा वो टाइम ना वेस्ट हो इंस्ट्रक्शन को ढूंढने में। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसमें पहले से आ जाता है। तो ये हमारे 5 स्टैंडर्ड रजिस्टर्स हैं जो कि हर CPU में यूज हो। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर ठीक है। अच्छा जी, ये बसेस वाला टॉपिक कर लेते हैं, सिंपल सा है। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, उसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस इनके हम कर फिर लेते हैं। समझ आएगी। वो मैं अम्मी के साथ हंस रही थी ना, मैंने कहा मैं अब्बा को से भी बेटा म्यूट कर देना, माइक म्यूट कहूंगी कर ना, देना मैंने प्लीज। कहा अब्दुल अहद ने कहा कि फुफ्फो तो आई नहीं मुझे मिलने के लिए, मैं शारिक ही माइक जाके म्यूट कर देना, थैंक यू। यार कौन का दस रहा था अम्मी के साथ? ओके, मेमोरी, सिस्टम बसेस एंड मेमोरी, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अच्छा बेटा ये कर लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, और उसके बाद इनके पास पेपर क्वेश्चंस कर लेते हैं जब तक हमारा मतलब, ताकि ये दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे इसमें करना क्या। अच्छा बेटा पहले मेमोरी देख लें। मेमोरी बेसिकली रैम को कहते हैं। रैम में दो चीजें होती हैं, एक एड्रेस होता है और एक कंटेंट्स होता है। एड्रेस हमारा सीक्वेंस में होता है, मतलब अगर आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल में या डेनरी में, तो ये एक सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये F0 है। ठीक है, ये वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, ये याद नहीं करना है। ये F1 है, ये F2 है, एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस में होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ये एड्रेसेस हमारे सीक्वेंस में होंगे। कंटेंट्स आपका वो डेटा होता है। तो डेटा तो कुछ भी हो सकता है, कोई फाइव, कोई नंबर हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये वैल्यूज आपको आउट ऑफ ऑर्डर नजर आएंगी, ये वाली आपको एक ऑर्डर में नजर आएंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी बस इसमें इतनी सी ये दो सेंटेंसेस बहुत हैं इसमें, अगर मेमोरी की डेफिनेशन आती है तो। दैट कंप्यूटर मेमोरी इज बेसिकली made up of number of partitions, each partition consists of an address and its contents। ठीक है, और ये नीचे एग्जांपल को इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आगे याद करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारी होती है कंप्यूटर मेमोरी। इसके ऊपर आप दो ऑपरेशन मेमोरी के ऊपर, या तो आप उसको रीड कर सकते हो या आप उसको राइट कर सकते हो। ठीक है, रीड ऑपरेशन में ये तीन चीजें होती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक फाइल को रीड करते हो या फाइल को ओपन करते हो।
तो फाइल कोई अगर ओपन करनी हो तो क्या करते हैं हम? जी बेटा, कोई बताएगा? फाइल अगर आपने कोई ओपन करनी हो कंप्यूटर में या मोबाइल में तो हम क्या करते हैं? सर उसको जहाँ पे मतलब वो लोकेटेड होती है, मतलब जहाँ पे उसका एड्रेस होता है उधर जाके उसको डबल टैप हाँ करके ओपन करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, बस यही तीन काम करने हैं हमें। ठीक है, अब आपने दो बताए, एक्चुअली तीन काम होते हैं। पहला काम क्या है? द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू बी रेड इज फर्स्ट रिटर्न इनटू एमएआर। आप सबसे पहले रीड ऑपरेशन में वही है कि आप एड्रेस जो है जहां पे आपकी फाइल पड़ी है, हम पहले उस एड्रेस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल डी ड्राइव में है, सी में है, डाउनलोड्स में है, जहां पे भी। उसके बाद आप उसको रीड सिग्नल, जो हम जिसको आप डबल क्लिक कहते हो, क्या हम डबल क्लिक करते हैं, हम उसको सिग्नल देते हैं कि मैंने फाइल रीड करनी है। उसके बाद वो फाइल हमारी, वो जो भी कंटेंट्स होते हैं मेमोरी लोकेशन पे, वो एमडीआर में, मेमोरी डेटा रजिस्टर में आ जाते हैं। तो उसके बाद जब मेमोरी डेटा रजिस्टर में आ जाते हैं तो उसके बाद वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये काम हमारे, ये तीन स्टेप्स होते हैं एमएआर के। ये स्टेप्स कभी आए नहीं है, तो इसका जो क्वेश्चन आता है वो ये इसी तरीके से आता है कि आपने एमएआर एमडीआर की वैल्यू फिल करनी है। वो भी पास पेपर क्वेश्चंस में अभी हम देख लेंगे। और राइट ऑपरेशन में बेसिकली अगर मैंने फाइल राइट करनी है तो मैं पहले डेटा राइट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कोई फाइल अगर बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरी फाइल है, तो मैं पहले यहाँ पे डेटा राइट करूंगा। ठीक है, डेटा राइट करके मैं उसको लोकेशन दूंगा कि मैंने डेटा कहाँ पे ये सेव करना है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दूंगा उसको कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में करना है, डी ड्राइव में करना है, और उसके बाद मैं राइट सिग्नल दूंगा कि सेव कर दो इसको। तो ये तीन स्टेप्स होते हैं इसके। ठीक है, आप सबसे पहले डेटा इज टू बी स्टोर्ड इज फर्स्ट रिटर्न इनटू एमडीआर, आप डेटा को पहले राइट करते हो, उसके बाद आप उसको एड्रेस देते हो, और उसके बाद आप राइट सिग्नल देते हो। तो तीन स्टेप्स होते हैं जो कि आपके राइट ऑपरेशन में होते हैं। बेटे क्लियर है? रीड आउट ऑपरेशन के स्टेप्स क्लियर हैं। अब उसमें रजिस्टर्स कैसे यूज होते हैं अभी हम वो देखेंगे। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल शायद इसकी अच्छा नहीं है, इसके पास पेपर क्वेश्चन ठीक देख। है सर। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर ठीक। अच्छा, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला आगे पूरा सेक्शन है, ये तो हम बाद में देख लेंगे। सिस्टम बसेस देख लेते हैं जल्दी से। और इसमें आपने बेटा दो तीन पॉइंट्स फिलहाल याद करने हैं। ठीक है, वो जो टाइम वो होंगे सिस्टम बसेस के, वो एक तो बस विड्थ की डेफिनेशन है। ठीक है, ये भी इन्होंने इंक्लूड की है, ये आपको पास पेपर में नहीं मिलेगा लेकिन ये भी इन्होंने इंक्लूड की है, तो बस पढ़ लेना। सिस्टम बस की डेफिनेशन है, इट इज सेट ऑफ पैरेलल वायर्स यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ईच वायर इन द बस ट्रांसमिट्स वन बिट ऑफ डेटा। अब एक बिट, एक ये हमने सीरियल और पैरेलल में भी पढ़ा था कि ये जो एक वायर होती है हमारी, वो सिर्फ एक बिट ट्रेवल कर सकती है। एक बिट मींस या जीरो ट्रेवल करेगी या वन ट्रेवल करेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो जितनी वायर ज्यादा होंगी उतना डेटा ज्यादा ट्रेवल होगा। तीन टाइप्स हैं इसकी, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। वो आगे डिटेल इसकी देख लेते हैं। और बस बिट की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वायर्स इन अ बस इज कॉल्ड अ बस बिट। ठीक है, अच्छा बेटा अभी के लिए आप लोगों ने ये एड्रेस बस के ये दो दो पॉइंट्स याद करना है। ठीक है, बस विड्थ की इंपॉर्टेंस इसकी फिलहाल ये तीनों की है, ये इसको फिलहाल छोड़ दो। आप लोगों ने सिस्टम बस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स के नाम, ये बस विड्थ की डेफिनेशन देख लेना अभी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल जो भी पेपर बनाएगा वो नए सिलेबस में से कुछ देगा अभी फिलहाल। तो नहीं सर, सर जी जी। सर वो मैम तो जो आई हुई है वो तो कह रही है कि आपके पुराने टीचर पेपर बनाएंगे। अच्छा, मैं क्यों बनाऊंगा, वजह? पता नहीं सर, वो कह रही थी कि आपके पुराने टीचर बनाएंगे। नहीं नहीं, वो उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया होगा। मैं क्यों बनाऊंगा, मैं पागल हूँ? अच्छा, तो खैर, लेकिन ये इतना मुझे आइडिया है कि वो मतलब नए सिलेबस का सबको आइडिया भी नहीं है, और ना इसका कोई पेपर है यार, कोई टीचर बेचारा किधर से बनाएगा नए सर सिलेबस उस में। टीचर की पहली दफा एक्सपीरियंस है सर, पहली दफा मैं पढ़ा रही हूँ। चलो अल्लाह खैर करेगा फिर, चलो अच्छा फिर पेपर आसान है, टेंशन ना लो। अच्छा, तो उसमें
अच्छा मैं क्या कह रहा था यार, बात ही बुला दिया। हाँ, नए सिलेबस में से मैं वो बेटा, वो अभी जो भी टीचर है ना, वो उसका पहला एक्सपीरियंस है। दूसरा मसला ये है, पास पेपर क्वेश्चंस अगर मेरे पास भी नहीं है तो मैं भी पास पेपर का तो कुछ भी नहीं डाल सकता ना। ठीक है, मैं पास पेपर में से पेपर बनाऊंगा, मैं अपने पास से तो क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं। सर पापा कैम्ब्रिज वालों ने अपलोड कर दिए 2023 का पेपर, तो वही दे। तो उसमें से फिर कौन क्वेश्चन काटेगा? 75 मार्क्स का बनाना है ना। अब 3 चैप्टर्स में से तो उसमें मेरे ख्याल में आया हुआ है 25 से 30 नंबर का, उससे ज्यादा तो आया ही नहीं है। तो बाकी जी 45 तो सर। पूरे करने हैं ना। तो जिसने भी बनाना है बेटा, जी पास सर। पेपर से ही बनाना है। तो पास पेपर में नए सिलेबस का सिर्फ एक ही वो है, एक ही पेपर है हमारे पास। तो इससे मेरा नहीं ख्याल अभी जो भी पेपर बनाएगा वो नए सिलेबस में से कुछ इंक्लूड करेगा। तो ये ठीक है एड्रेस सर। एड्रेस बस के 2 पॉइंट्स, पास पेपर में जितने भी हैं उन्होंने दो दो पॉइंट्स ही मांगे हुए हैं। डेफिनेशन मांगी है और दो उसको डिफाइन करने के लिए वो टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन डाला हुआ। तो ये आपके पास, आपने ये 2 पॉइंट्स याद करने हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बस विड्थ वाले को, ये कैम्ब्रिज में देखेंगे। उसी तरीके से डेटा बस के 2 पॉइंट्स याद, 2-3 पॉइंट्स याद करने हैं। पॉइंट्स क्या है? एड्रेस बस क्या होगी? द एड्रेस बस कैरीज एड्रेसेस थ्रू आउट द कंप्यूटर सिस्टम। ये इसके नाम से आइडिया हो जाता है। एड्रेस बस एड्रेस कैरी करके लेके जाती है। और दूसरा आपने ये देखना होता है, एड्रेस बस इज ये यूनि डायरेक्शन। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स याद करने हैं। यूनि डायरेक्शन मींस डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। सीपीयू से मेमोरी में जाता है और या मेमोरी से सीपीयू, जिधर भी जाता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, वापस नहीं जाएगा। डेटा बस इसके नाम से आइडिया हो जाता है, इट इज यूज्ड टू कैरी डेटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी एंड वाइस वर्सा। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, इसमें डेटा दोनों साइड्स पे ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये बस वैसे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है कि डेटा जो है वो एड्रेस भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। अक्सर वो लोग समझते हैं कि डेटा में सिर्फ आपका कोई नंबर होगा, कोई फाइल होगी, कोई इस तरीके से होगा। इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डेटा। तो बेटा ये दो दो पॉइंट्स अच्छा याद सर। करना। जी जी। सर ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बस विड्थ इन इन एन एड्रेस बस, ये अब एक क्वेश्चन ऊपर भी लिखा हुआ है और फिर वो नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन मतलब दोनों के मेरे ख्याल में आंसर्स डिफरेंट हैं। ओए, ये वाला बस एड्रेस वो मैंने कॉपी पेस्ट में ठोक दिया, ये डेटा बस। नीचे वाला डेटा बस है। हाँ जो डेटा बस, डेटा बस की हेडिंग है ना। वो मैंने ऊपर से क्वेश्चन कॉपी ठीक है, पेस्ट किया था, शायद मैं चेंज करना भूल गया। थैंक यू। सही है सर। अच्छा जी। कंट्रोल बस के 3-4 पॉइंट्स हैं बस बेटा, ये जो पॉइंट्स है ना यही याद करो। कंट्रोल बस इज ऑल्सो बाई डायरेक्शन, इट कैरी सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल यूनिट टू ऑल अदर यूनिट्स, इट इज यूजुअली 8 बिट्स वाइड। देयर इज नो रियल नीड फॉर इट टू बी एनी वाइडर। अच्छा खैर, इसकी जरूरत नहीं। बस ये 2 पॉइंट्स पहले इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है और कैरी क्या करता है? ये सिग्नल्स कैरी करता है जो सीयू से जाएंगे। सिग्नल्स, ये कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करता है जो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये सिंपल सी बात है, डेटा जितना भी होगा वो डेटा बस से ट्रेवल करेगा, एड्रेसेस जितने भी होंगे वो एड्रेस बस से ट्रेवल करेंगे, और जो इंस्ट्रक्शंस होंगी सारी वो हमारी कंट्रोल यूनिट से ट्रेवल सर करेंगे। सर मीटिंग खत्म होने वाली है। मीटिंग तो होने वाली है, अभी 4 मिनट है, चुप कर। हाँ। अच्छा। अच्छा ये सर फैच। अगली स्टार्ट करेंगे या नहीं? हाँ करूंगा करूंगा, ये एक बस ये वाला ठीक है। सेक्शन आज हमने पूरा करना है बेटा। सर अभी एंड करके, सर अगर अभी एंड करके स्टार्ट कर लेते तो फिर 9 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो बात तो वही है, वो तो बाद में भी करना पड़ेगा। सर 9 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ेगा अगर आप अभी बंद करें, क्योंकि मीटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। पक्की बात है। जी सर, मेरे ख्याल से नए नया रूल उन्होंने बनाया तो शायद इस तरह अबे काम जाने करे। देना, खैर है, 10 मिनट रुक जाएंगे, क्या हो यार जाता है। खैर है, कोई बात नहीं। वो बेटा वैसे भी रिकॉर्डिंग जब तक वो होती है ना डाउनलोड, तो 4-5 मिनट तो उसमें भी लग जाते हैं। दूसरा मुझे भी थोड़ी ब्रेक मिल जाती है। अच्छा। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा बेटा, इसके पास ऊपर क्वेश्चन देख लें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, ये इसी फाइल में मैंने डाल दिए थे। इसमें ये फेच एग्जीक्यूट साइकिल वाला हमारा एक टॉपिक रह गया।
और नए सिलेबस वाला फिलहाल मैं इंक्लूड नहीं कर रहा उसमें, वो उसको छोड़ दो, वो अल्लाह खैर करेगा, नहीं आते। अच्छा, वो हम करेंगे कैम्ब्रिज के लिए, अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं इन एग्जाम्स के लिए। अच्छा बेटा, ये मैच द कॉलम, ये पहली इंस्ट्रक्शन, दिस बस कैरी सिग्नल्स यूज टू कोऑर्डिनेट द कंप्यूटर एक्टिविटीज। अच्छा, अगर ये नहीं समझ आ रहा, दूसरा वाला देख लो, दिस बाई डायरेक्शनल बस इज यूज टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेस। किसके साथ मैच करेगा? सर ये मेरे ख्याल में बाई डायरेक्शनल है, तो फिर ये उसके साथ होगा ना, एड्रेस बस के साथ होगा। तो पूरा सेंटेंस पढ़ो ना, खाली बाई डायरेक्शन पढ़ रहे हो, सेकंड वाला पढ़ो, दिस इज बाई डायरेक्शन टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट, फिर डेटा बस है। जी बेटा, डेटा बस है, डेटा लिखा हुआ है ना, तो बस डेटा बस है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। थर्ड वाला देखो, यूनिडायरेक्शनल बस कैरीज सिग्नल्स रिलेटिंग टू मेमोरी एड्रेसेस बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। सर ये वाला जो है ये एड्रेस बस है। ये वाला एड्रेस बस है, ठीक है। अच्छा बेटा, मैच द कॉलम की टेक्निक भी यही है, अगर आपको एक नहीं समझ आ रहा, जो नहीं समझ आ रहा उसे छोड़ दो, जो आते हैं पहले वो सॉल्व करो, तो आप तीसरा ऑटोमेटिक हमें पता चल गया कि ये वाला कंट्रोल बस है। ठीक है, तो आपके ठीक है मार्क्स नहीं सर। कटते इसमें। ये मैच द कॉलम सही। यूजली होता है, जितने कॉलम्स होते हैं ये एक नंबर कम होता है, ये पता नहीं उन्होंने 3 नंबर का दिया हुआ है। अच्छा, ये फैच एग्जीक्यूट साइकिल अभी हमने नहीं किया, इसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा बेटा, ये जो हमने MAR और MDR वाला किया था, ठीक है, आपको ये सेक्शन ऑफ मेमोरी दिया हुआ है, ठीक है, इसके कंटेंट्स यहाँ पे लिखने हैं हमने। ये टेबल ऊपर होगा, ये क्वेश्चन पढ़ो पहले, द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन 100 दिस मेमोरी, ये आपने मेमोरी, ये मेमोरी लोकेशन दी हुई है, ठीक है, इसके कंटेंट्स रीड करने हैं। शो द कंटेंट्स ऑफ MAR MDR। अब मुझे बताएं MAR में कौन सी वैल्यू आएगी, MDR में कौन सी आएगी? ऊपर टेबल देखना है और क्वेश्चन पढ़ना है। सर इनमें से एक में ये तो